नमस्कार दोस्तों, हिमालय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कक्षा 10 का जो है प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसमें अपने स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसमें मैंने आपके सामने कल जो महाजनपद काल है और राजस्थान के प्रमुख जनपद है उनके बारे में बताया था। इसी के साथ साथ हमने जो है मगध पर शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश मौर्य राजवंश की चर्चा की थी। और उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपनी बात आती है मौर्य प्रशासन की। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके किसकी, मौर्य प्रशासन की। अब बात आती है मौर्य प्रशासन जो है वो क्या है, और मौर्य प्रशासन जो है किस तरह से इनकी जो है राज व्यवस्था जो है वो फैली हुई थी। तो मौर्य प्रशासन जो है, पहली बात तो यही आती है कि ये भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत का प्रथम जो है वो केंद्रीकृत जो है प्रशासन माना जाता है। इसके अंदर जो है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के अंदर जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जो है इसके राज्य का वर्णन किया है, और राज्य के अंदर इसने जो है राजा के 7 अंग बताए हैं। किसी राज्य के इसने कितने अंग बताए हैं? 7 अंग। अर्थात अपना कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है इसने? सप्तांग सिद्धांत। किसमें प्रस्तुत किया? अपनी किताब जो है अर्थशास्त्र के अंदर इसने जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर इसने जो है 7 अंग राज्य के बताए हैं। एक तो कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। ठीक है, राजा के लिए जो है किस पर शासन करेगा? तो राजा जो है वो जनता पर शासन करेगा। अर्थात क्या होना चाहिए? जनपद होना चाहिए। राजा कहाँ रहेगा? सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या रहेगी? दुर्ग होगी। राजा के जो है कार्य संचालन के लिए, इसके सहयोग के लिए क्या होने चाहिए? मंत्री होने चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, मंत्री को अमात्य होने चाहिए। इसी के साथ राजा के पास जो है क्या होना चाहिए? शासन संचालन के लिए कोष होने चाहिए। राजा के पास इसके अलावा क्या होने चाहिए? सेना होनी चाहिए राज्य संचालन के लिए। और क्या होनी चाहिए? सेना होनी चाहिए। और राज्य के पास और क्या होने चाहिए? मित्र होने चाहिए। तो इस तरह से जो है ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत में ये जो है 7 प्रमुख जो है चीज़ें जो है किसने बताई है? आपके जो कौटिल्य है या फिर चाणक्य है, उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया है। मतलब मौर्य प्रशासन जो है वो भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन, और राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? यहाँ कौटिल्य ने दिया है। ये कह रहा है कि ये जो है 7 जो चीज़ें हैं वो राजा जो है राजा के सहयोग के लिए ये जो है होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसने जो है अमात्यों को चुनने का जो बातें बताई है वो ये बताइए कि जो अमात्य हैं उनको उनकी बुद्धि के द्वारा या फिर उनका एक तरह से आप कह सकते हो इंटरव्यू, उनका जो है प्रशिक्षण लेकर उनको जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए? नियुक्त किया जाना चाहिए। किनको नियुक्त किया जाना चाहिए? जो है मंत्री जो है उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम मौर्य प्रशासन में पहली बात देखें, ध्यान रखना आपके 4 नंबर का यहाँ से मौर्य प्रशासन से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो है सबसे पहली बात आती है वो आती है आपके किसकी? केंद्रीय प्रशासन की। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले जो है किसकी बात आती है? केंद्रीय प्रशासन की। अगर केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में जो है 18 जो है इसके अंदर प्रमुख भागों का जो है उल्लेख किया गया है, विभागों का उल्लेख किया है, जिनको किस नाम से जाना गया है? तीर्थ नाम से जाना गया है। अभी 18 विभाग जो है उनको क्या कहा गया है मौर्य प्रशासन के अंदर? मौर्य के केंद्रीय प्रशासन में तो उनको क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया। और तीर्थ का जो प्रमुख होता था, तीर्थ का जो प्रमुख होता था, मतलब 18 विभाग है। 18 विभाग जो है, इन 18 विभागों को क्या नाम दिया गया है? उनको किसकी संज्ञा दी गई है? तीर्थ की संज्ञा दी गई है। इनमें जो प्रमुख तीर्थ जो हैं वो कौन कौन से होते थे? कौन कौन सा पद हो सकता है? पुरोहित का जो है पद वो तीर्थ हो सकता है। युवराज का पद जो है वो क्या है कि प्रमुख रूप से माना जाता था। इसके अलावा जो है अमात्य का पद जो है वो भी क्या माना जाता था? प्रमुख जो है इसके अंदर माना जाता था। ठीक है, अमात्य। या फिर इसके अंदर जो है मंत्री परिषद, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये सारे के सारे जो हैं ये किस में आपके सम्मिलित होंगे? तीर्थ के अंदर सम्मिलित होते थे। प्रमुख तीर्थों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर ही, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो है 26 अध्यक्षों का और उल्लेख किया गया है। अध्यक्षों का क्या है? और उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके प्रमुख रूप से नाम आ सकता है आर्टविक अध्यक्ष, मतलब जो वन का अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष मतलब भूमि का जो अध्यक्ष है, इस तरह से। ठीक है, जो है किसका अध्यक्ष है?
भूमि का अध्यक्ष है। और इसके अलावा जो है जैसे मान लो लूणाध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष है, लूणाध्यक्ष है, मतलब बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष जो है। ये 26 अध्यक्षों का क्या है कि और उल्लेख किया गया है, और ये किस में किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, इन 18 अमात्यों में जो 2 प्रमुख अमात्य जो है बताए गए हैं, उसमें अंदर आपके नाम आता है कौन कौन से, तीर्थ जो है। ठीक है, तीर्थ जो 18 में जो प्रमुख 2 विभाग बताए गए हैं, एक तो नाम आता है आपके समाहर्ता का। कौन सा नाम आता है, समाहर्ता, मतलब हर्ता, करों को हरण करने वाला। करों को हरण करने वाला मतलब करों को एकत्रित करने वाला। ठीक है, करों को एकत्रित करने वाला। ठीक है, आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला है। ठीक है, हाँ, बही खातों का जो ब्यौरा रखने वाला कौन है, समाहर्ता। और दूसरा कौन सा है, सन्निधाता। इनको प्रमुख माना गया है। सन्निधाता जो है वो क्या होता था इस समय में, कोषाध्यक्ष था। क्या था, कोषाध्यक्ष था। तो मैंने मौर्य प्रशासन के अंदर आपको केंद्रीय प्रशासन बताया, मतलब इसके संचालन के लिए 18 विभागों का अध्यक्ष जो है हमें उल्लेख मिलता है, और जिनको क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दिया पुरोहित है, युवराज है, अमात्य है, मंत्री परिषद अध्यक्ष है। इसमें भी 2 प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन से, एक तो समाहर्ता, मतलब जो करों को क्या करता था, एकत्रित करता था, करों को इकट्ठा करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सन्निधाता, मतलब क्या है, कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कौन है, कोषाध्यक्ष था। और ये क्या है कि किस में आएगा, आपके मौर्य प्रशासन के अंदर आएगा। किस में आएगा, मौर्य प्रशासन में। और मौर्य प्रशासन में विशेषता किस में आएगा, आपके केंद्रीय प्रशासन में। इसके बाद में जो है केंद्रीय प्रशासन के बाद में आपके नाम आता है प्रांतीय प्रशासन का। केंद्रीय प्रशासन के बाद में आपके नाम आता है किसका, प्रांतीय प्रशासन का। तो अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे आपके मौर्य प्रशासन में किसकी, प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में अगर हम चर्चा करें तो मौर्य जो है, मतलब पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो 4 भागों में था, लेकिन अशोक के समय में कितने प्रांतों में बंट गया था, 5 प्रांतों में बंट गया था। देखो प्रांत कौन कौन से हैं, जिसमें आपके नाम आता है उत्तरापथ। कौन सा नाम आता है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। ठीक है, अवंती राष्ट्र। और चौथा जो बना था, 5वां जो बना था वो कौन था, कलिंग बना था। किसके समय में, अशोक के समय में। और एक जो है मध्य प्रांत। कौन सा, मध्य प्रांत, या जिसको क्या कह सकते हो आप, पराची कह सकते हो। तो ये 5 प्रांतों में जो है वो प्रांतीय प्रशासन की बात करें हैं तो मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा कितने प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों में, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य प्रांत। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, आपके तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। कौन सी थी, सुवर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी, अवंती की जो है वो कौन सी थी, उज्जैनी। कौन सी थी, उज्जैनी। ठीक है, और कलिंग की राजधानी जो है वो कौन सी थी, तोसली। ठीक है, कौन सी थी, तोसली। और प्राची मध्य प्रांत की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सी थी, पाटलिपुत्र। तो ये जो है ये प्रांतीय प्रशासन है। और उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग और अवंती राष्ट्र और मध्य प्रांत, और इनकी राजधानियां मैंने आपको अलग अलग बताई दी। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई का जो प्रमुख होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, आपके गोप कहलाता था। और इस गोप के अंडर में कितने गांव आते थे, लगभग 10 गांव इसके अंडर में आते थे। ठीक है, प्रांतों के बाद में जो है ये प्रांत प्रशासन हो गया। प्रांतीय प्रशासन में हमने प्रांत पढ़ लिए, कितने प्रांत हैं, 5। ये प्रशासन की एक तरह से क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी, प्रांतों की सबसे बड़ी। इसके बाद में जो है विषय है, स्थानिक है, इस तरह से जो है नाम आते थे प्रांतीय प्रशासन के अंदर प्रमुख इकाइयों के। सबसे जो है छोटी इकाई का जो प्रमुख होता था वो कौन सा होता था, गोप। और जो है इसके अंडर में कितने गांव आते थे, आपके 10 गांव आते थे। और ये क्या हो गया आपके इनके प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन के बाद में अगर हम मौर्य प्रशासन में चर्चा करें तो प्रांतीय प्रशासन के बाद में आपके नाम आता है नगरीय प्रशासन का। ठीक है, किसका, केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया हमने, प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया। अब इसके बाद में किसका नाम आता है, नगरीय प्रशासन। तो नगरीय प्रशासन के अंदर अगर हम चर्चा करें तो नगरीय प्रशासन के संचालन के लिए 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। और 5-5 सदस्यों की, कितने सदस्यों की,
पाँच पाँच सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। 5 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। ठीक है, तो ये किसका संचालन करती थी? नगरीय प्रशासन का संचालन करती थी। मतलब 30 सदस्य मिलकर मौर्यों के अंदर जो है नगरीय संचालन या नगरीय व्यवस्था का संचालन करते थे। और इन्होंने जो है 6 समितियां बना रखी थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, जिसमें देखो अलग अलग समिति का अलग अलग कार्य था। जैसे प्रथम समिति है, ठीक है, प्रथम समिति जो है वो क्या कार्य करती थी? तो प्रथम समिति जो है वो आपके मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 6 समितियों को आपको अलग अलग देखना है। ठीक है, 6 समितियों को क्या देखना है? आपको अलग अलग देखना है। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं बताऊंगा आपको, प्रथम समिति का जो कार्य था वो आपके उद्योगों का निरीक्षण करता था। किसका? उद्योगों का निरीक्षण करना था। इसके बाद में अगर हम बात करें द्वितीय समिति, कौन सी समिति? द्वितीय समिति जो है उसका कार्य था विदेशियों पर नियंत्रण। किस पर है? विदेशियों पर नियंत्रण। और जो तृतीय समिति थी, इस तृतीय समिति का जो कार्य था वो आपके था जन्म मरण का ब्यौरा। ठीक है, तृतीय समिति का कार्य क्या था? जन्म मरण का ब्यौरा। चतुर्थ समिति, कौन सी समिति? चतुर्थ समिति। ठीक है, चतुर्थ समिति का जो कार्य था वो किस पर नियंत्रण रखती थी? व्यापार वाणिज्य पर। किस पर है? व्यापार वाणिज्य पर। ठीक है, और पांचवी जो समिति है उसका कार्य था क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखना या निगरानी रखना। किस पर है? क्रय विक्रय पर निगरानी रखना। ठीक है, और लास्ट जो समिति आपके छठी समिति का क्या कार्य था? अभी जो भी वस्तु बिक चुकी है, ठीक है, मतलब जो भी वस्तु विक्रय हो चुकी है, छठी समिति जो भी मतलब आपके विक्रय वस्तु है, उस विक्रय वस्तु का 10% जो है टैक्स के रूप में वसूल करना इस छठी समिति का कार्य था। देखो बात आती है अपने नगरीय प्रशासन में। मैंने आपको बताया नगरीय प्रशासन के संचालन हेतु कितने सदस्य थे? कुल 30 सदस्य। 5 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। प्रथम समिति जो है वो उद्योग से नियंत्रण रखती थी, उद्योगों पर देखरेख करती थी। द्वितीय जो है विदेशियों की निगरानी या उनकी देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म और मरण का ब्यौरा। चतुर्थ जो है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। पंचम जो है क्रय विक्रय की क्या रखती थी? क्रय विक्रय पर जो है निगरानी रखती थी। और जो छठी समिति है, जो भी विक्रय वस्तु हो चुकी है उसका 10% जो है वो राजकोष में जमा करवाने का या उनसे वसूल करने का क्या करती थी? कार्य करती थी। ये हमने मौर्य प्रशासन में कौन सा प्रशासन पढ़ा? नगरीय प्रशासन पढ़ा। इसके बाद में आपके जो है नगरीय प्रशासन के बाद में आपके आता है सैन्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में जो है इसके बाद में जो व्यवस्था आती है आपके, कौन सी व्यवस्था आती है? सैन्य प्रशासन, मतलब सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, इसमें भी जो है संचालन के लिए कितने सदस्य थे आपके? 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और इसमें भी जो है अलग अलग सैन्य संचालन के लिए कितनी समितियां बनी हुई थी? 6 समितियां बनी हुई थी। कितनी समितियां थी? 6 समितियां बनी हुई थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। ठीक है, इसके अंदर जो है अलग अलग समितियों जैसे है, कोई आपके जो है पैदल सेना है, उस सेना का देखरेख करती थी। कोई आपके जल सेना का देखरेख करती थी। भी जल सेना जो है जिसको आप क्या कह सकते हो? नौसेना। क्या कह सकते हो? नौसेना। कोई अश्व सेना की देखरेख करती थी या इन पर निगरानी रखती थी। ठीक है, और पैदल आ गई है, नौसेना आ गई है, अश्व सेना आ गई है। और कुछ हाथी सेना पर निगरानी रखती थी। कौन सी? हाथी सेना पर। ठीक है, और कुछ जो है आपके रथ सेना पर जो है इन पर निगरानी रखती थी अलग अलग। और जो बाकी अलग जो लास्ट समिति आपके बची हुई है, वो लास्ट समिति क्या करती थी? इन सब के लिए जो भोजन वगैरह या रसद सामग्री की क्या करती थी? व्यवस्था करती थी। किन की व्यवस्था करती थी? रसद सामग्री की क्या करती थी? व्यवस्था करती थी। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य का अगर देखें, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के देखें तो इसके पास में लगभग 6 लाख की पैदल सेना थी। कितनी थी? 6 लाख की पैदल सेना थी। और लगभग 50,000 इसके पास क्या थे? घुड़सवार थे। 9,000 हाथी थे। 800 रथ थे। ठीक है, 6,000 पैदल थे। अश्व कितनी है? 50,000 है। ठीक है, और 50,000 है। हाथी कितनी है इसके पास?
9,000 है, और रथ कितनी है, लगभग 800 के आसपास इसके पास क्या है कि रथ है। ये जो है इस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेना थी। सेना का संचालन जो है वो आपके 30 सदस्यों की कितनी समितियां बनी हुई थी, 6 समितियां जो है करती थी। ठीक है, ये मौर्य प्रशासन में आपके आ गया सैन्य व्यवस्था। और सैन्य व्यवस्था के बाद में अगर हम बात करें तो वह आपके इसमें मौर्यों में आएगी न्याय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आएगी, न्याय व्यवस्था। तो आप इसके बाद में नोट कर लीजिएगा कौन सी व्यवस्था है आपके, न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के न्यायालय थे। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कौन सा, कंटक शोधन। ठीक है, कौन सा, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। मतलब धर्मस्थीय जो है वो एक तरह का दीवानी न्यायालय था। किस प्रकार का न्यायालय था, दीवानी न्यायालय था। और कंटक शोधन जो है वो एक तरह का फौजदारी न्यायालय था। किस प्रकार का, फौजदारी। तो धर्मस्थीय जो है दीवानी है, कंटक शोधन क्या है, फौजदारी न्यायालय है। और इसके अंदर जो प्रमुख था, प्रमुख का मतलब न्यायाधीश जो था वो व्यवहारिक कहलाता था, व्यवहारिक कहलाता था। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या जो है वो मुख्य रूप से कितने व्यवहारिक थे, 3 व्यवहारिक मिलकर जो है वो क्या करते थे, न्याय करते थे। ठीक है, कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय। इसके अंदर क्या था आपके, मुख्य रूप से जो इसका न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था। क्या कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था। तो दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखना, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय है, प्रमुख व्यवहारिक। कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय है, और प्रमुख जो है वो क्या कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था। ठीक है, इसमें जो है व्यक्ति से संबंधित जो भी मामला है, व्यक्ति से संबंधित जो भी मामला है, मतलब समझ गए भी, छोटे मोटे मामले जैसे चोरी, डकैती, ठीक है, लूटपाट, इससे संबंधित जो भी मामले हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं कि इस धर्मस्थीय में आते थे। ठीक है, मानहानि वगैरह के केस भी किसके अंदर आते थे, धर्मस्थीय न्यायालय में आते थे या दीवानी न्यायालय में आते थे। और कंटक शोधन से जो है, कंटक शोधन जो न्यायालय था फौजदारी, इसमें जो है राज्य का किससे संबंधित, राज्य का व्यक्ति से संबंधित जो भी मामला है वो सारा का सारा किस में आता था, कंटक शोधन में आता था। इसी के साथ ही आपके जो है मौर्य प्रशासन भी इसी न्याय व्यवस्था के साथ ही क्या होता है, पूर्ण होता है। एक छोटे न्यायालय जो है गाँव में भी, ग्रामीण न्यायालय भी बने हुए होते थे, जिनका जो है संचालन वहाँ के मुखिया के द्वारा किया जाता। न्याय व्यवस्था जो है वहाँ के मुखिया के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसी के साथ ही आपके जो है मौर्य प्रशासन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मौर्यों में अगर हम छोटे मोटे समाज की, इनके समाज की बात करें तो समाज क्या जो है प्रमुख रूप से जो है यहाँ पर एक तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था जो है प्रचलित थी। इसके अंदर समाज के अंदर जो है अलग अलग वर्ण हुआ करते थे। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर जो समाज में स्त्रियों की स्थिति देखें तो स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति जो है वो क्या नहीं थी, अच्छी आपके नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नियोग प्रथा वगैरह जो है प्रचलित थी। और इसी के साथ साथ आपके जो मौर्य प्रशासन, मौर्यों का समाज, मौर्यों की राजनीतिक स्थिति अर्थात मौर्य काल यहाँ क्या होता है, समाप्त होता है। मौर्यों के बाद में अगर हम देखें तो आपके जो है एक नया राजवंश जो आता है, मैंने आपको बताया था अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। इस बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का मंत्री था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और इसने जो है कौन से वंश की नींव रख दी थी, 185 जो है ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी। बस इसका 1 नंबर का छोटा ही प्रश्न आएगा। और भारत में प्रथम व्यक्ति है जिसने, मान लो शासक है मगध पर, जिसने अश्वमेध यज्ञ का क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। ठीक है, कितने यज्ञ करवाए थे इसने, 2 यज्ञ करवाए थे। आपको बस शुंग वंश के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके एक वंश आता है जिसका नाम है सातवाहन वंश। कौन सा वंश आता है, सातवाहन जो है वंश है। और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सिमुक नामक व्यक्ति था। ठीक है, सातवाहन वंश का 10वीं क्लास की किताब के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। और इसका जो प्रसिद्ध राजा है,
जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसका नाम था सातकर्णी। क्या नाम था? सातकर्णी। ये जो है एकमात्र भारत का ऐसा राजवंश है जो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाता था, अर्थात इसका सातकर्णी का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम हो गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो सातवाहन वंश में मुख्य रूप से यही इतनी ही बातें थी आपके। इसके बाद में हम जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध राजवंश जो है उसकी चर्चा करेंगे, और उसका नाम है आपके गुप्त वंश। क्या नाम है? गुप्त वंश। तो अब हम जो है गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, अब गुप्त काल जो है ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखना, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो है समुद्रगुप्त के बारे में, जब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी विज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से जो उपलब्धियां पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है इसको क्यों कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। ठीक है, कब की थी? लगभग 240 ईस्वी में इस वंश की क्या की है? इसने स्थापना की है। श्रीगुप्त के बाद में जो है नाम आता है घटोत्कच का। क्या नाम आता है? दूसरा शासक है जिसका नाम क्या है? घटोत्कच। ठीक है, दूसरा शासक कौन सा है? घटोत्कच है, और इन्होंने जो है महाराजा की उपाधि धारण की थी। लेकिन इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य नहीं है, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंश का प्रथम राजा, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो लगभग 319 ईस्वी में जो है शासक बना था, और अपने शासक बनते ही इसने 319 से 20 ईस्वी के अंदर जो है एक संवत चलाया था जिसका नाम है गुप्त संवत। ठीक है, क्या नाम है? गुप्त संवत जो है किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सर्वप्रथम जो है चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। इसका एक चांदी का सिक्का भी हमें जो है प्राप्त हुआ है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने गुप्त संवत चलाए हैं, और इसने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने क्या किया था? विवाह किया था। ये बातें हैं आपकी किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगर हम देखें तो इस वंश में एक जो महान शासक हुआ है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। और अब हम चर्चा करेंगे किसकी? गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे हम? गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही देखनी है कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो बता देता हूँ। इसके राजनीतिक विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा। पहली बात तो इसके स्वयं के सिक्कों पर इसे जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है और आया हुआ भी है। इसी के सिक्कों पर जो है, स्वयं के सिक्कों पर इसे जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ का आप विशेषतः ध्यान रखना। इसके समुद्रगुप्त के स्वयं के गरुड़ प्रकार के क्या मिले हैं? गरुड़ आकृति के हमें क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसे सिक्के मिले जिन पर गरुड़ की क्या मिली है? हमें आकृति मिली है। ठीक है, इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, क्योंकि इसी के सिक्कों पर हमें, इसी के सिक्कों से अश्वमेघ यज्ञ की क्या मिलती है? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अब अश्वमेघ यज्ञ देखो होता क्या है। अश्वमेघ यज्ञ जो है, जैसे मान लो इसके अंदर एक अश्व जो है स्वतंत्र भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो अश्व जिस भी क्षेत्र में जाएगा,
जिस भी क्षेत्र में वो अश्व जाएगा वहाँ पर जो है राजा का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। और उसके बाद में जो है जब अश्व वापस आता है, राज्य में लौटकर वापस आता है, तो उसके अंत में उस यज्ञ में क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। अश्व मतलब घोड़ा, मेद मतलब बलि देना, मतलब अश्व की इसके अंदर क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। चौथी बात, इसका जो दरबारी है, दरबारी कवि का नाम है हरिशेन। क्या नाम है, हरिशेन। इस हरिशेन ने जो है वो किसकी रचना की थी, आपके प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में हमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। आप इसको एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, क्या नाम, इलाहाबाद प्रशस्ति। छोटा प्रश्न आपके जो है अब की बार पूछा जा सकता है क्या, कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हरिशेन के द्वारा लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति जो है आपके चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब जानते हो, गद्य प्लस पद्य दोनों में ये जो है लिखी गई है। भाषा इसकी संस्कृति ही रहेगी। और समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जो है जानकारी देती है। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो ये जो है समुद्रगुप्त की जो अलग बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की जो विजयों की, प्रमुख विजयों की जानकारी, जो हमें इसकी जो है ग्रंथ में या इस हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त की प्रमुख विजय। तो समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। समुद्रगुप्त की विजयों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है समुद्रगुप्त की विजयों को। ठीक है, तो जिसमें अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 5 विजय है कौन कौन सी। तो सबसे पहली बात तो जो है ये ऊपर का जो मैदान है आपके हिमालय, कौन सा क्षेत्र है, हिमालय का पर्वतीय भाग है। तो सबसे पहले जो है यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर जो है किसने अधिकार किया था, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था, समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त की ये प्रथम विजय मानी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर गंगा दोआब का जो मैदान है, कौन सा मैदान है, गंगा दोआब, मतलब 2 नदियों के बीच का जो भाग है वो दोआब कहलाता है। इस पर भी किसने अधिकार किया था, समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख रूप से अगली जो विजय मानी जाती है वो मानी जाती है आठविक विजय। कौन सी विजय मानी जाती है, आठविक विजय। आठविक विजय का मतलब समझ गए, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास जो है समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तीसरी विजय जो इसकी मानी जाती है वो दक्कन विजय। दक्कन विजय का मतलब आप समझ गए, दक्षिण के जो है इसने लगभग 12 राज्यों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और उनको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया था। ये इसकी जो है दक्कन विजय मानी जाती है, किसकी, समुद्रगुप्त की। इसके अलावा जो चौथी इसकी विजय मानी जाती है वो मानी जाती है इसकी तटीय विजय। जैसे पूर्वी तट पर भी इसने अधिकार कर लिया था, और किस पर अधिकार कर लिया था, पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था। ये समुद्रगुप्त की जो है चौथी विजय मानी जाती है। और समुद्रगुप्त की जो 5वीं विजय है या 5वें जो है वो है विदेशी राज्य, मतलब शक है, हुण है, जो कुषाण क्षेत्र है, इन विदेशी राज्यों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। मतलब एक ऐसा भारतीय शासक जिसने संपूर्ण भारत को तो अपने अधिकार में ले लिया, इसके अलावा जो है विदेशों को भी या विदेशी राज्यों को भी, विदेशी जातियों को भी इसने पराजित करके जो है अपने अधीन कर लिया था। मैंने आपको बताया है कि समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में, पहले जो है गंगा का दोआब या हिमालय के आसपास का क्षेत्र, दूसरा आठविक विजय जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, तीसरी जो है दक्कन विजय, चौथी जो है प्रमुख तटीय विजय है पूर्वी और पश्चिमी तट, और 5वीं जो है वो कौन सी है, विदेशी राज्यों पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसी के साथ साथ ही आपके जो है समुद्रगुप्त भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो गुप्त वंश में अगला आपके शासक आता है, गुप्त वंश में अगला जो आपके शासक आता है उसका नाम है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त
द्वितीय। अगला शासक कौन सा आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बात तो यही आती है कि इसने विक्रमादित्य की क्या धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखना। और इसने भी अपने साम्राज्य का क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और साम्राज्य विस्तार के लिए इसने जो प्रमुख मार्ग चुना था वो चुना था विवाह है। मतलब इसने जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से किया था। यह चीज विशेषतः ध्यान रखना। और इसने जो है चंद्रगुप्त ने जो है विदेशी जातियां विशेषतः जो है इसने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है आपके विदेशी जातियां शकों को पराजित किया था। और इसने अपनी पुत्री जो है प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन ने भी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। कौन रहते थे? 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों में प्रमुख रूप से आपके नाम आता है किसका? कालिदास का। कालिदास के बारे में हम इसकी जो है उपलब्धियां आएगी, आपकी साहित्यिक उपलब्धियां, उसमें हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो समय में एक विदेशी चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम है आपके फायान। क्या नाम है? फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपके फायान जो है विदेशी यात्री जो है इसके शासनकाल में भारत आया था। और ये जो है भारत में किसके लिए आया था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। ये फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य है बहुत ही एक तरह से चोरी डकैती से क्या था? मुक्त था। और लोग जो है अपने घरों में ताले भी नहीं लगाया करते थे। ये बात जो है कौन लिखता है? फायान लिखता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक लेख या स्तंभ लेख है जिसका नाम क्या है? मेहरौली स्तंभ लेख। ठीक है। और ये मेहरौली जो स्तंभ है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। इतने वर्ष पुराना हो गया और ये आज भी जो है बिना जंग के दिल्ली के अंदर खड़ा है। और इसी के साथ ही आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो क्या होता है? यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा प्रश्न जो है आपके बन सकता है। इसके बाद में छोटे छोटे शासक है, बस उनके नाम देखने हैं। कुमारगुप्त। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो आपके शासक बना था उसका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की इसकी उपाधि है। और इसके समय में विशेष बात क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब इसने बिहार के अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। बस एक छोटा प्रश्न आपके आ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। कहाँ की है? बिहार के अंदर की है। या आपके जो है मैप के अंदर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो है कुमारगुप्त के बाद में जो है अंतिम महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, जिसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या नाम है? स्कंदगुप्त। वैसे इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम तो आपके आता है विष्णुगुप्त, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में जो है आपके सुदर्शन झील का, किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। सुदर्शन झील का क्या करवाया गया था? इसके शासनकाल में जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसी के साथ साथ ही जो प्रमुख शासक हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। गुप्त वंश की अब हम इसमें जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर हम इसकी चर्चा करें तो प्रमुख रूप से आपके जो है एक तो साहित्यिक उपलब्धियां इसके अंदर आएगी, निर्माण कार्य वगैरह जो है आपके इसके अंदर आएंगे। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में भारत के अंदर जो है मंदिरों का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो मुख्य रूप से जो है आपके कौन से काल में माना जाता है? गुप्त काल में ही माना जाता है। ठीक है। आपके जो प्राचीन ग्रंथ जो है, प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण है, महाभारत है, मनु संहिता है या मनुस्मृति है,
ये सारे के सारे जो है अपने वर्तमान स्वरूप में जो आए थे वो कौन से काल में आए थे, गुप्त काल में ही आए थे। और गुप्त काल की जो है राजभाषा जो थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। कौन सी, संस्कृत थी। और ये जो है वैदिक सभ्यता जो है, इनमें जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो उपलब्धियां, प्रमुख उपलब्धियां या सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो हमने वैदिक सभ्यता में देखा था, और इन्होंने ही जो है वैदिक सभ्यता को एक तरह से क्या कर रखा था, जो है अपना रखा था। और इसके अंदर जो है प्रमुख रूप से आपके जो विद्वान आएंगे या जो साहित्यकार आएंगे उनमें सबसे पहले आपके नाम आता है कालिदास का। क्या नाम आता है, कालिदास का। इसी तरह से आपके नाम आता है शूद्रक का। क्या नाम आता है, शूद्रक का। कालिदास ने जो है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मालविकाग्निमित्रम, इन सब जो है जैसे, और रघुवंशम, इन जैसे जो है इन्होंने क्या है कि नाटकों की क्या की है, इन्होंने प्रमुख रूप से रचना की है। ठीक है, शूद्रक ने जो है वो कौन सा लिखा था, आपके मृच्छकटिकम लिखा था। ठीक है, शूद्रक ने जो है किसकी रचना की है, आपके मृच्छकटिकम की क्या की है, रचना की है। ठीक है, और इसके अलावा जो है विशाखदत्त ने जो है इसके अंदर लिखा था, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की क्या की है, इसने रचना की है। तो ये प्रमुख रूप से आपके जो है इसके अंदर साहित्यिक उपलब्धियां मानी जाती है। इसके विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई थी। ठीक है, गणित के क्षेत्र में भी गुप्त काल के अंदर जो है प्रमुख रूप से जो है उन्नति मानी जाती है। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि वराहमिहिर जो है यहीं हुए थे और इसी काल में ही हुए थे। वराहमिहिर का नाम आता है, आपके आर्यभट्ट का नाम आता है। शून्य या दशमलव पद्धति का आविष्कार भी जो है यहीं पर ही, इसी काल में ही माना जाता है। और यहीं से ही जो है ये विदेशों के अंदर जो है यहाँ से इसका क्या हुआ है, प्रसार माना जाता है। ठीक है, और जो बुद्ध की 80 फीट की जो तांबे की जो प्रतिमा मिली है अपने, कहाँ से, बुद्ध की जो प्रतिमा बिहार से प्राप्त हुई है, वो भी किस काल की है, आपके गुप्त काल की ही हमें प्राप्त हुई है। तो ये गुप्त काल की प्रमुख रूप से क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियां मानी जाती है। और गुप्त काल में ही जो है एक तरह से, वैसे स्वर्ण सिक्के जो है कुषाणों ने चलाए थे, लेकिन यहाँ पर सिक्के जो है, बहुत से सिक्के जो है, चांदी के सिक्के भी हमें मुख्य रूप से जो है प्राप्त हुए हैं। और अथाक भंडार जो हैं, धन के अथाक भंडार जो है हमें किस काल में ही प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल में। तो यहाँ से गुप्त काल से संबंधित जो एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, वो क्या है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर जितने भी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां आएगी, वो सांस्कृतिक उपलब्धियां सारे के सारे स्वर्ण काल के अंदर आपके आएगी। ठीक है, जितनी भी सांस्कृतिक उपलब्धियां जो आएगी वो आपकी किस में आएगी, स्वर्ण काल के अंदर आएगी। तो इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखना। अब इसके बाद में नाम आता है गुप्तकालीन समाज। किसका नाम आता है, गुप्तकालीन समाज। तो गुप्तकालीन समाज के अंदर अगर हम चर्चा करें, हेडिंग डाल दीजिए गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज के अंदर अगर हम चर्चा करें तो सबसे विशेष बात है ये कि गुप्तकालीन समाज जो है वो एक तरह से कितने वर्ण हैं, 4 वर्णों में क्या था, विभक्त था। जिसके अंदर आपके नाम आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। ठीक है, ब्राह्मण जो है इनका कार्य क्या है, दान देना, लेना, यज्ञ करना और करवाना। ये जो सारे जो है किनका कार्य है, आपके ब्राह्मणों का। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय क्या कार्य करते थे, देखो क्षत्रिय जो है रक्षा का कार्य करते थे, अपने राज्य की रक्षा, प्रजा की रक्षा का जो है मुख्य रूप से यह करना करवाना भी इसी के अंदर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्य जो है वो किसका कार्य करते थे, व्यापार का कार्य करते थे। और शूद्र जो है वो शूद्र इन तीनों वर्णों की क्या करते थे, ये सेवा का कार्य करते थे। ये जो है गुप्तकालीन समाज मैंने आपको बता दिया 4 भाग हैं, 4 वर्णों में विभक्त हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इनमें विभक्त है। और इनका कार्य जो है प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दिया। समाज के अंदर जो है 4 व्यवस्थाएं भी प्रचलित थी, जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो जिसको आप कह सकते हो, वो आश्रम व्यवस्थाएं भी जो है इसके अंदर है प्रचलित थी। किसमें, गुप्तकालीन समाज के अंदर। ठीक है, महिला की स्थिति भी इसके अंदर जो है प्रचलित थी और स्थिति अच्छी थी। और महिला जो है, महिला शिक्षा का
प्रचलन भी इस काल के अंदर माना जाता है। ठीक है, और इसके गुप्तकालीन समाज में देखें तो यहाँ पर आपके स्वयंवर प्रथा का भी जो है प्रचलन था, और गुप्त काल में जो है प्रथम आपके सती प्रथा का उदाहरण भी भारतीय इतिहास में प्रथम बार सती प्रथा का उदाहरण भी जो है आपके कौन से काल से हमें प्राप्त होता है, गुप्त काल से प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ ही आपके जो गुप्त साम्राज्य है वो क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो इसके बाद में गुप्त वंश के बारे में आपके जो है हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में जो आपके वंश का नाम आएगा जिसका नाम है वर्धन वंश। कौन सा नाम है, क्या नाम आएगा, वर्धन वंश। तो ये वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश इसके जो संस्थापक रहे हैं वो थे पुष्यभूति। क्या नाम था उनका, पुष्यभूति। इसीलिए इसको जो है पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, पुष्यभूति वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख स्थान रहा था या इनकी जो राजधानी रही थी उसका आपके नाम आता है थानेश्वर। ये आपके मैप में भी आ सकता है, कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख स्थान रहा है या प्रथम राजधानी जो रही है वो कौन सी रही है, थानेश्वर रही है। तो इसमें जो प्रमुख राजा थे, प्रमुख जो शासक थे, उनमें आपके विशेषतः नाम आता है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम आता है, प्रभाकर वर्धन। और इसके बाद में जो है आपके नाम आता है जिनका राज्यवर्धन, और इनके बाद में जो शासक है जिसका नाम आता है आपके हर्षवर्धन। क्या नाम आता है, हर्षवर्धन। तो इसमें जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था, राज्यश्री। तो लगभग क्या हुआ कि 606 ईस्वी के अंदर जो है प्रभाकर वर्धन की क्या की कर दी जाती है, इसकी भी हत्या हो जाती है। और इसके बाद में जो है गौड़ राजा संसाक था। कौन, गौड़ राजा संसाक। तो गौड़ राजा संसाक जो है वो राज्यवर्धन की 606 ईस्वी के अंदर क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम क्या है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, लगभग 40 से 41 वर्ष जो है इसने शासन किया था, किस पर, थानेश्वर पर। और हर्षवर्धन ने अपने जो है दूसरी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था, कन्नौज। ठीक है, और अब इसके बाद जो बात आती है कि हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लेने के लिए गौड़ राजा संसाक पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था, हर्षवर्धन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गौड़ राजा संसाक पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके बाद में जो है इसने अपनी जो बहन है, इस बहन का क्या है कि विवाह किया था, किसके साथ, कन्नौज के मोखरी वंश के शासक के साथ किया था। कन्नौज के कौन से वंश के, मोखरी वंश के जो है शासक के साथ इसका विवाह किया था। और इसके बाद में जो इसका शक्ति का, हर्षवर्धन की शक्ति का जो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बना था वो कौन सा बना था, कन्नौज बना था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने ही बताते हैं कि दक्षिण भारत को जीतने का भी प्रयास किया था। किसने किया था, हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत को जीतने का भी इसने प्रयास किया था। दक्षिण भारत में इसने चालुक्य राजा जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं रहा था। और हर्षवर्धन जो है वो शिव वह सूर्य का उपासक था। शिव है सूर्य का क्या था, ये उपासक था। कौन था, हर्षवर्धन। और यह जो है बौद्ध धर्म को भी मानता था। हर्षवर्धन जो है कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। और प्रत्येक 5वें वर्ष ये प्रयाग के अंदर एक प्रयाग सभा का क्या करता था, आयोजन करता था। गंगा नदी के किनारे जो है प्रयाग सभा का क्या है कि आयोजन करता था। कौन करता था, हर्षवर्धन जो है प्रयाग सभा का आयोजन भी करता था। ये
सबसे पहली बात मैंने आपको बताया जो है वर्धन वंश के बारे में, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। स्थान कौन सा है? थानेश्वर, हरियाणा के अंदर है। और प्रमुख जो शासक है उसमें प्रभाकर वर्धन का नाम आता है, इसके बाद में राज्यवर्धन का, और इसके बाद में जो है किसका नाम आता है? हर्षवर्धन का नाम आता है। गौड़ राजा, गौड़ जो है शासक ये बंगाल का है, ध्यान रखना। कौन से क्षेत्र का है? बंगाल का है। और संस्थापक ने राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। और राज्यवर्धन के बाद यहाँ का शासक कौन बना? हर्षवर्धन। लगभग कितने वर्ष तक शासन किया है? 40 वर्ष तक इसने शासन किया है। इसकी बहन का नाम क्या था? राजश्री। और इसका विवाह जो है कन्नौज के मौखरी वंश के शासक के साथ हुआ था। और इसने अपना दूसरा जो शक्ति का केंद्र बनाया था कन्नौज। कन्नौज ध्यान रखना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसने दक्षिण भारत को जीतने का भी प्रयास किया था। और चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। और यह शिव वह सूर्य का क्या है? उपासक है। ये जो है बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था। और ये प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रयाग के अंदर सभा का क्या करता था? आयोजन करता था। ये भी ध्यान रखना कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी आपके मैप में आ सकता है। एक चीज़ और रह गई है हर्षवर्धन के शासनकाल की, वो क्या है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो एक विदेशी चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है इसके शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। और ये भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। कौन आया था? ह्वेन सांग। इसी के साथ ही आपके जो है हर्षवर्धन के कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए यहाँ पर इस वंश का क्या हो जाता है? वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का यहाँ पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे आपके अगली क्लास के अंदर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।